Assalamu alaikum everyone. Am I audible? चलें, we're going to start our class now. ठीक है, तो we're going to start with a moment of honesty पहले तो कि ना many of you would have looked at the recent business administration papers मतलब 2022, 23, 24 and you would have felt कि ये तो वो है ही नहीं जो हमने वैसे पढ़ा है, वैसे देखा है, प्रिपेयर किया है. So you have studied the past papers from 2010 to 2020, or you have memorized the repeated topics, and you have the standard outlines ready. ठीक है. और फिर आप नया वो पेपर देखते हैं, आपको पता चलता है कि these are the questions that seem very different. ठीक है. Questions that don't ask what something is, but ask how you would use it. मतलब एक थ्योरी एप्लीकेशन है उसमें. तो वो जो भी आपके प्रिपेयर्ड मॉडल आंसर्स हैं वो तो फिर इधर किसी काम के नहीं है. अभी recent papers they have moved away from predictable direct repetitions क्योंकि एग्जामिनर जो है एंड दे नाउ रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग ओवर मेमोराइजेशन. सिर्फ याद करना इनफ नहीं है. अब आपको थ्योरी जो है वो सिनेरियोज पे अप्लाई करनी पड़ेगी. इफ आई गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम ए लेवल्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिनका था, तो उनको पता होगा कि उसमें भी ऐसे ही होता था कि सिनेरियोज हमें मिलते थे और वो हमें उनके हिसाब से फिर आंसर देना पड़ता था. तो सिनेरियोज अब वो वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे आपको एग्जामिनर जो है वो सिनेरियोज देगा एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई द थ्योरीज. So, new examiner priority is analytical ability and application theory to the Pakistan context. ठीक है. जी, अब मतलब जाहिर है अब थोड़ा डिफरेंस तो होगा, लेकिन आई एम गोइंग मतलब आई एम गिविंग यू अ रफ आइडिया कि ऐसे होता था. ठीक है, ऐसे होता रहा है उन पेपर्स में, तो एक सिनेरियो में आपको अप्लाई करना पड़ेगा. तो अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पास पेपर्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया होगा कि मतलब थोड़ा हमें आइडिया हो जाए, उनको अब रियलाइज होगा कि मैंने अपनी क्लासेस में हर एक आइडिया के हर एक एस्पेक्ट के मैंने दो तीन पाकिस्तान सेंट्रिक एग्जांपल्स क्यों दिए थे. ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दिया कि द न्यू एग्जामिनर प्रायोरिटी इज एनालिटिकल एबिलिटी को मांग रहा है. ठीक है. और एप्लीकेशन मांग रहा है ऑफ थ्योरीज टू द सिनेरियो गिवन. एक मैं आपको कंपैरेटिव एक डिमॉन्स्ट्रेशन इधर है. ठीक है. तो हम अब डिस्कस करेंगे कि वो डिफरेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और कैसे आ सकते हैं एग्जाम में. जैसे ये कंपैरेटिव मैंने एक यहाँ पे किया है. यू हैड प्री 2020 आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे. ठीक है. अगर बात करते हैं प्री 2020 की, तो क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल डायरेक्ट थे एंड दे वर ऑल अबाउट प्योर रिकॉल. वो आपकी मेमोरी को चेक करते थे. ठीक है. एक क्वेश्चन है इधर, व्हाट इज हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एक्सप्लेन हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स विद एग्जांपल्स. ठीक है. आंसर में होगी आपकी एक डायरेक्ट अप्रोच जो पहले आते थे उनमें. ठीक है. जिसमें आप पहले डिफाइन करेंगे मोटिवेशन को एंड देन यू विल इंट्रोड्यूस हर्जबर्ग एंड हिज थ्योरी. तो पहले तो आपने बता दिया उसमें एक्सप्लेन हाइजीन फैक्टर्स, कंपनी पॉलिसी है, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी है. ठीक है. एंड देन यू विल गिव एन एग्जांपल कि अ गुड सैलरी प्रिवेंट्स डिससेटिस्फैक्शन. फिर आप आते हैं मोटिवेटर्स पे. अचीवमेंट आ गया, उसमें रिकॉग्निशन है, वर्क इटसेल्फ, ये है मोटिवेटर्स. वो आपने उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया एंड देन यू गिव एन एग्जांपल एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन कि वहाँ पे उसमें उसने एग्जामिनर ने एग्जांपल्स भी मांगे हैं. तो आप एक एग्जांपल देते हैं कि प्रमोशन लीड्स टू सेटिस्फैक्शन एंड देन यू विल कम टू द कंक्लूजन in which you'll state that the theory highlights the difference between removing dissatisfaction and creating satisfaction. तो ये तो एक है डायरेक्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे. अब ये इसमें पूरा इनका है. ठीक है. ये इसका सैंपल आंसर है, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है. ठीक है. जो रिसेंटली अनकन्वेंशनल एक क्वेश्चन आया 2023 का हम अब देखेंगे. इसमें भी इनका सैंपल आउटलाइन है. ठीक है, जो मैंने बनाया है. अब इसमें आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन देख के ही अंदाजा हो जाएगा कि कितना डिफरेंस आ गया है क्वेश्चन में.
तो क्वेश्चन है, हाउ कैन अ मैनेजर इन पाकिस्तान effectively motivate employees during times of high inflation and economic uncertainty? Support your answer with relevant motivation theories. अब इसमें क्या वो मांग रहा है एग्जामिनर, वो मांग रहा है एप्लीकेशन और कॉन्टेक्चुअल आंसर। तो इसके लिए अब जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अ, अब आप यूज करेंगे एक आइडियाज फ्रेमवर्क। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैंने ये इसका जो आंसर बनाया है वो उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से मैंने बनाया है। ठीक है, आप अच्छा यहाँ पे जो आइडियाज फ्रेमवर्क है, इट्स बेसिकली एन एक्रोनिम वेर आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन, डी फॉर डायग्राम, ई फॉर एक्सप्लेनेशन विथ थ्योरी, ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, एंड एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, मतलब कंक्लूजन जो होता है। तो कमिंग टू ईच वन ऑफ दीज, इंट्रोडक्शन आ गया जिसमें यूल डिफाइन द की टर्म्स। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड जैसे हैं, उनमें की टर्म्स कौन से हैं? मोटिवेशन, हाई इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। आपने बता दिया, एक रफ आपने बैकग्राउंड दे दिया। अब डायरेक्टिव जो होता है, इसमें डायरेक्टिव भी ऐड होता है। वो डायरेक्टिव क्या होता है? जैसे एक ऐसे में हम लोग थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, तो वो अगर चलें, अगर आपको मतलब आपके पास टाइम है, या इफ यू कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं एक ही मतलब स्टांस लिखूंगा या लिखूंगी उसमें, और वो मेरा सही हो जाएगा, तो फिर आप डायरेक्टिव एक देते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या बताएंगे कि इस आंसर में क्या होगा और आपने कौन सा स्टांस लिया है उस एग्जाम, मतलब उस आंसर में आपने कौन सा स्टांस लिया है। आप क्या मतलब देखते हैं कि कौन सी थ्योरी जो है वो यहाँ पे सही अप्लाई होती है, कैसे मोटिवेशन, हमें उनको मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो इसमें आपको एक डायरेक्टिव, तो मैं ये लिखूंगी कि दिस आंसर विल एनालाइज द मोटिवेशनल चैलेंजेस पोस्ड बाय दिस क्राइसिस। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिटिकली अप्लाई दिस टू फैक्टर थ्योरी, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के साथ, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच हो। हम एक उस पे हर्ट्जबर्ग पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो मैंने एक डायरेक्टिव उनको बता दिया। फिर आ जाता है आपके पास डायग्राम। अब ये ऑप्शनल है लेकिन इफेक्टिव बहुत होता है। जैसे आपके पास पोर्टर की फोर्सेस हैं, ऐसी कोई जो भी डायग्राम्स हैं, वो आप अगर नीटली बना सकते हैं तो वो बनाएं, आपको एड्स मिल सकती है एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, तो इसमें भी हमने ये बना लिया, एक हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स ऑन वन एक्सिस, भले एक्स वाई मतलब जैसे होता है एक्स वाई एक्सिस होते हैं, और दूसरे में आपने बता दिया स्पेशली क्रिटिकल ऑन क्राइसिस वर्सेस स्टिल रेलेवेंट ऑन द अदर। या ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया और आपने उनमें जो भी उनके जो फैक्टर्स आप आगे जाके एक्सप्लेन करने लगे हैं या करने वाले हैं, वो आप उनमें एक फ्लो चार्ट बना के आपने वो मेंशन कर दिए। ठीक है, थोड़ा पिक्टोरियल होगा तो फिर वो इजी होता है एग्जामिनर के लिए भी। फिर आ जाता है आपके पास एक्सप्लेनेशन विथ थ्योरी। इसमें आप क्या करेंगे? जो आपने पहले वाले क्वेश्चन, मतलब पहले अगर प्री 2020 क्वेश्चन आता था, तो हम यहाँ तक करते थे, एक्सप्लेनेशन विथ थ्योरी तक। इंट्रोड्यूस करवाया, कोई डायग्राम बना दिया, एक्सप्लेनेशन विथ थ्योरी, हमने थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे? वी गोइंग टू ब्रीफली एक्सप्लेन हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी कि उसमें हाइजीन फैक्टर्स होते हैं which prevent dissatisfaction, and we have motivators which create satisfaction। सही है। उसके बाद ये जो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, ये हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री लेंस की तरह, मतलब वहां पे एक एडिशन की है। ठीक है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हर्ट्जबर्ग की थ्योरी जो है वो यहाँ पे रिजिडली हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वो मैं आपको आगे ए पे बताती हूँ। ठीक है, अब ये हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री लेंस जो है वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का। जब ए आता है, ये जो है ये आपको मार्क्स दिलवाएगा, ये वाला जो स्टेप है। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या होगा? दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। तो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। This is the most important one because this is what the examiner basically needs. You'll apply the theory to the scenario given in the question. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे, एक चैलेंज आ गया। ये हम पहले, ये इनकी हेडिंग्स हैं जो हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। द चैलेंज टू हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी, इन नॉर्मल टाइम्स सैलरी इज अ हाइजीन फैक्टर। अब ये मैं आंसर आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने लिखना है। ठीक है, हमने बता दिया कि द चैलेंज टू हर्ट्जबर्ग, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया? इन टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू टर्म्स। अच्छा, अब in normal times salary is a hygiene factor, but in
30% plus Pakistani inflation, it becomes a primary demotivator if it is not addressed. ठीक है, a manager must first stabilize hygiene. What happened? अगर आप लिखते हैं तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मतलब ठीक है, अच्छी बात है, अगर लिखते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी थोड़ी है कि जिसमें आपने हेडिंग्स मेंशन नहीं करनी, आपने वैसे ही करना है। यू हैव टू मेक इट इजी फॉर द एग्जामिनर कि उसको समझ में आ जाए कि हाँ, इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया थ्योरी, और यहाँ पे उन्होंने मतलब जो कैंडिडेट है उसने अप्लाई किया है सिनेरियो पे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है चैलेंज टू हर्जबर्ग। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि अब हम क्या करेंगे, कंसिडरिंग दिस 30% इन्फ्लेशन, हम क्या करेंगे, हम इसको मेंशन करेंगे दैट दिस बिकम्स अ प्राइमरी डीमोटिवेटर इफ इट इज नॉट एड्रेस्ड। अब मैनेजर को क्या करना है, अ मैनेजर मस्ट फर्स्ट स्टेबलाइज हाइजीन के कंसिडर इन्फ्लेशन एडजस्टेड अलाउंसेस। ये है इसकी एप्लीकेशन। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अलाउंसेस आ गए आपके पास, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ऑन जॉब सिक्योरिटी एंड फेयर वर्कलोड पॉलिसीज। ये है उसकी बेसिकली एप्लीकेशन जो एग्जामिनर को चाहिए। ठीक है, कि आपने हर्जबर्ग की जो थ्योरी है उसमें आपने ये चीजें फर्स्ट पहले ऐड की हैं। ठीक है, ताकि हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो स्टार्टिंग लाइन ऑफ मोटिवेशन पे तो पहुंचे पहले, ये तो अभी डिससेटिस्फेक्शन का एक बायस बन रही है। तो हमने एक ये चैलेंज बता दिया हर्ट्सबर्ग इस थ्योरी का। फिर है लिमिटेशन ऑफ मोटिवेटर्स इन डीप अनसर्टेनिटी। ट्रेडिशनल मोटिवेटर्स जैसे हैं रिकॉग्निशन ग्रोथ, दे मे फील हॉलो इफ बेसिक सर्वाइवल इज इन डाउट, बट दे आर क्रूशियल फॉर रिटेनिंग की टैलेंट। फोकसिंग ऑन नॉन मॉनेटरी रिकॉग्निशन एंड माइक्रो अचीवमेंट्स, ये भी जरूरी है, लेकिन अगर आपका सर्वाइवल ही डाउट में है तो फिर यू कैन नॉट से कि मतलब आप उसकी तारीफ कर देंगे अगर, तो वो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट हो जाएगा। ये इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक रोल हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का हम इसमें ऐड करेंगे एज ए कॉम्प्लीमेंट्री लेंस। कि मतलब चलो हर्ट्सबर्ग को तो हम यूज करेंगे आफ्टर एडजस्टिंग इट फॉर इन्फ्लेशन एंड जो भी ये अलाउंसेस हैं उनको एडजस्ट करके, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हम ये वाली यूज करेंगे, द रोल ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो इसमें क्या होगा कि हम ये बताएंगे कि परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड जो लिंक है, इट्स ब्रोकन इफ रिवॉर्ड्स आर इरोडेड बाय इन्फ्लेशन। वो तो हमें पता है कि अगर उसका फिर उनको मॉनेटरी फायदा हो ही नहीं रहा तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। मतलब उसका मोटिवेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज स्ट्रेन बाय एंजाइटी द मैनेजर। अब ये है जो मेन चीज है इसमें, द मैनेजर मस्ट रीबिल्ड दीज लिंक्स थ्रू एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड क्रिएटिव टाइमली रिवॉर्ड्स। ये इसका पर्टिकुलरली ये इसका आंसर है। सही है, उसके बाद फिर हमने बता दिया पाकिस्तान स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, एक्नॉलेज कल्चरल एस्पेक्ट्स। अब ये आपने अगर बता दी हैं कल्चरल मतलब जो कॉन्टेक्चुअल है, मैंने आपको बताया कि आपने पाकिस्तान स्पेसिफिक होके आंसर देना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्नॉलेज कल्चरल एस्पेक्ट, जैसे यहाँ पे होता है सिफारिश हो गई या कोई रिकग्निशन है, किसी की तारीफ कर दे, मतलब इज्जत को ज्यादा यहाँ पे एक पावरफुल मोटिवेटर कंसिडर करते हैं पाकिस्तान में। तो हम इस चीज को फिर अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो दिस विल गिव अस एन एज, दिस विल गिव यू पीपल एन एज। ठीक है, इन द एग्जाम अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो ये आपका हो गया, इसकी एप्लीकेशन हो गई। लास्ट में आता है इसका कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में आपने बस जैसे होता है कॉन्क्लूजन के एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होती है, आपने रिपीट रिपीट नहीं करनी वो चीजें, वो बातें वो जो आपने ऑलरेडी मेंशन की हैं आंसर में, लेकिन यू हैव टू गिव अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। अब यहाँ पे therefore in Pakistan's current economic crisis, a manager cannot rigidly apply Herzberg's dichotomy। हम स्पेसिफिकली उसको मतलब अप्लाई किए बगैर हम पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर सकते इसको। तो आप ऐसा समझिए कि आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप एग्जाम में आंसर नहीं लिख रहे, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ये कैसे फिर हम अप्लाई कर सकते हैं थ्योरी को। So they must first fortify hygiene factors to a crisis-proof baseline, then creatively adopt motivators। अब ये हमने कैसे creatively adopt किया motivators को, by using this expectancy theory। ठीक है, to maintain credible performance reward linkages। The ultimate goal shifts from creating high satisfaction to preventing catastrophic demotivation and preserving organizational resilience। अब ऐसी आप अगर vocabulary यूज नहीं कर सकते तो खैर है, उसकी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आप ऐसी vocabulary यूज करें, लेकिन
अगर याद हो जाते हैं ऐसे टर्म्स तो इट्स बेटर। ठीक है। अच्छा, तो अब यू हैव सीन कि हाउ द एग्जामिनर्स प्रायोरिटी हैज चेंज्ड, और वो अब डिफरेंट क्वेश्चंस दे रहा है। अब हम वो वाले क्वेश्चंस जो डिफरेंट आ सकते हैं, चलो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, लेकिन ये इनफ नहीं है एक एग्जांपल। मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जी, हम लोग मतलब आपने ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने उनको सॉल्यूशंस देनी है, आपने उनको उस थ्योरी को अप्लाई करना है। ठीक है, इफ इट्स इन लाइन विद द थ्योरी विद कॉमन सेंस, हाँ, तो आप जो भी अगर कहाँ कहीं का भी आप एग्जांपल देते हैं ना, अगर वो फिट इन हो जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड, आपको मार्क्स मिल जाएंगी। सही है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आता है ऐसा एग्जाम में तो मतलब आप प्रिपेयर्ड हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे अब। ठीक है, तो ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो अपेरेंटली तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन दे आर रेयरली इंटायरली न्यू। उसमें क्या होगा, ये वाली चीजें हैं, ये अलग अलग उनमें चीजें होंगी। इसमें जो एग्जामिनर है वो कंबाइन कर देगा दो सब टॉपिक्स को। जैसे उसने एक एग्जाम्पल है, उसने क्या किया, टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट को मॉडर्न पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में उसने मतलब उस क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। एग्जाम्पल दे दिया, डिस्कस द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इन मॉडर्न पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी आप देखिए इसने क्या किया है, दो सब टॉपिक्स को मर्ज कर दिया है। उसके बाद या तो ये यूज करेगा एक थ्योरी टू एनालाइज अ सिनेरियो, ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मतलब आएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, द एग्जामिनर माइट आस्क यू टू यूज अ थ्योरी टू एनालाइज अ सिनेरियो। जैसे पोर्टर की 5 फोर्सेस उसने दे दी और कह दिया कि इसको आपने टेलीकॉम सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को आपने एनालाइज करना है। तो यू विल हैव टू हैव गुड नॉलेज ऑफ द पाकिस्तान टेलीकॉम इंडस्ट्री। ठीक है, तो उसकी अगर नॉलेज नहीं होगी तो फिर तो ये आप अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए फिर आपको पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान सेंट्रिक कुछ एग्जांपल्स आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर है आपके पास टेकिंग अ स्टैंडर्ड थ्योरी एंड आस्किंग फॉर इट्स रेलेवेंस एंड लिमिटेशन इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। कोई कॉन्टेक्स्ट उसने दे दिया एग्जामिनर ने, और जैसे अभी हमने वो हर्ट्जबर्ग वाला किया था, कि उसमें अगर उनने उसने एग्जामिनर ने क्या किया, उसने इन्फ्लेशन को वहां पे ऐड कर दिया। अब हर्ट्जबर्ग की थ्योरी जो है वो तो जाहिर है उसने कुछ अजम्पशंस रखी होंगी उस थ्योरी को बनाने में। तो जब वो लिमिटेशंस आ जाती हैं तो वो फिर हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे पाकिस्तान में, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, मास्लोज हायरार्की, एक क्वेश्चन है, इज मास्लोज हायरार्की इफेक्टिव इन मोटिवेटिंग पब्लिक सर्वेंट्स, डिस्कस विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान। अब इसमें उसने क्या किया है, एक उसने पब्लिक सर्वेंट्स का बता दिया कि आपने इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को अप्लाई करना है। एंड देन यू हैव के क्रिटिकली इवेल्युएट एग्जामिन, ये वाले जो टर्म्स हैं ये लाजमी आएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस अब आएंगे जिसमें सिनेरियोज आ गए, क्रिटिकली इवेल्युएट आपने करना है, एग्जामिन करना है चीजों को। सही है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास एग्जाम में। अब है, इन्हीं कैटेगरीज के थ्रू आप देखेंगे कि आपके पास आ गया था 2024 में। मैं इनमें मैंने 3 क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं, क्योंकि दिस इज द रीसेंट वन। तो ये जो 3 इयर्स के हैं, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ये 2023 24 ये तो आप लाजमी कर लें। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, एक क्वेश्चन है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी इज अ क्लासिक डिबेट, इन योर ओपिनियन विच मॉडल इज more suitable, which model is more suitable for Pakistan's current economic challenges, justify with local arguments। अब इसमें ये ऐसा कोई वो क्वेश्चन एग्जाम नहीं पूछ रहा है कि आप डिफाइन करें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को जैसे पहले आते थे एग्जाम में। अभी ये ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस, अब जो भी आप इसमें ऐड करेंगे, आपने जाहिर है प्रिपेयर किए होंगे फॉर योर ऐसे करंट अफेयर्स। तो जो भी उनमें चैलेंजेस है ना, उनके हिसाब से एक एक करके आप हेडिंग लगाएंगे, और उसमें फिर आप बताएंगे कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर सही तरीके से काम करेगा या प्राइवेट सेक्टर। ऐसे क्या होगा कि आपका माइंड भी वहाँ पे मतलब जो है ना मिंगल नहीं होगा कि आपने ये भी चीजें करनी है वो भी चीजें करनी है, मिक्सअप नहीं होंगे आइडियाज। तो आपने क्या करना है, पहले आपने पाकिस्तान
कि जो भी हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस वो आपने मेंशन करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको अप्लाई करना है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को। अच्छा, क्लैरिटी के लिए डू वन थिंग कि व्हेन यू अटेम्प्ट सच ए क्वेश्चन, तो ये आपने मैंने आपको बता दिया कि आपने हेडिंग्स, चले मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसका ना थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको इस आंसर का, विद दैट आइडियाज फ्रेमवर्क जो मैंने ऊपर मेंशन किया था, ठीक है। अब आइडियाज फ्रेमवर्क हम लोग कैसे यूज करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे आइडियाज फ्रेमवर्क। आए आ गया आपके पास इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने बताया पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर का, कि पब्लिक सेक्टर जो है वो स्टेट ओन्ड सोशल वेलफेयर गोल्स होते हैं उनके, प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होते, जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ड्रिवन होता है, पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होता, वो सोशल वेलफेयर गोल्स होते हैं उनके। एंड देन यू विल टॉक अबाउट एफिशिएंसी के ऑप्टिमल रिसोर्स यूज फॉर आउटपुट कैसे हम मतलब डिसाइड करेंगे। डायरेक्टिव आपने दे दिया। अब डायरेक्टिव क्या है, मैंने आपको बताया था दैट दिस इज गोइंग टू बी योर थीसिस स्टेटमेंट, कि आप बताएं कि आप आंसर में कैसे कौन सा आप स्टांस लेंगे। अब मैंने जो इसमें स्टांस लिया है वो ये है कि मतलब आपको भी ऐसा ही कोई स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एक इकोनॉमी है वो इंटायरली पब्लिक इंटायरली प्राइवेट नहीं हो सकती, ठीक है। एक हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए विथ रिफॉर्म्ड पब्लिक सेक्टर एंड स्ट्रेटेजिकली इनेबल्ड प्राइवेट सेक्टर। अब मैंने अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में एंड देन वो जो थीसिस स्टेटमेंट है जो डायरेक्टिव है उसमें मैंने बता दिया कि मैं एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो सजेस्ट कर रही हूँ इस आंसर के लिए, ठीक है। अगर डिटेल देनी है तो दे दें, अगर नहीं तो इतना इनफ है, लेकिन आपने अपना स्टांस बता दिया। फिर आता है आपके पास डी, जो है डायग्राम। अब इसमें डायग्राम आप प्रॉपर बना लेते हैं, अगर यू विल हैव टू बी क्रिएटिव, और एग्जाम में तो इतना दिमाग नहीं चल रहा होता, लेकिन चले अगर चल रहा है तो फिर वेल एंड गुड, मतलब आप टेबल बनाएं वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे, आपने अकॉर्डिंगली सिनेरियो बेस्ड आपने बना लिया एक ग्राफ। अगर नहीं तो फ्लो चार्ट बनाएं, उसमें फिर आप मेंशन करेंगे कि ये चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, मतलब करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस ये हैं, और इनमें फिर कौन सा पब्लिक सेक्टर सही के तरीके से एफिशिएंटली काम करेगा या प्राइवेट सेक्टर करेगा। फिर आ जाता है, अच्छा वो मैंने पहले भी चीज मेंशन की थी, वो जो डायग्राम है वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा पिक्टोरियल करेंगे तो वो अच्छी बात होती है आंसर में, सही है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन विथ थ्योरी, जो है उसका ई। इसमें आप क्या करेंगे, ब्रीफली यू गोइंग टू स्टेट द क्लासिक डिबेट कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एलोकेटिव और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में एक्सेल करता है, और पब्लिक सेक्टर जो है वो मार्केट फेलियर करेक्शन। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स किसी को आइडिया है या नहीं है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मतलब एफिशिएंसी कैसे हम लोग करेंगे, वो आपने एक्सप्लेनेशन बता दी थ्योरी की। फिर आप क्या करेंगे कि एप्लीकेशन और एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया था कि वो क्रस्ट है आपके आंसर का, जो आप अब इसमें कैसे करेंगे, आपके एक चैलेंज आपने चैलेंज वन दे दिया, फिस्कल डेफिसिट एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस लॉसेस। अब जो हमारी तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से पीआईए को या स्टील मिल्स को जो भी उनकी फंडिंग हो रही थी, उसकी वजह से क्या होता है, उन लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास आ जाता है फिस्कल डेफिसिट, सही है। तो हमने एक सोल्यूशन दे दी यहाँ पे। अच्छा, तो हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन दे दी फिस्कल डेफिसिट की, के ना प्राइवेटाइजेशन आप करें। प्राइवेट सेक्टर की हमने सोल्यूशन दी, प्राइवेटाइजेशन एंड प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है फॉर लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू स्टॉप ब्लीडिंग पब्लिक फंड्स, सही है। यहाँ पे क्या होगा कि हम उनकी कंटिन्यूड बेल आउट्स बंद करेंगे, जो है पब्लिक सेक्टर की। आई एम टॉकिंग अबाउट द चैलेंज विच इज फिस्कल डेफिसिट एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज लॉसेस, सही है। चैलेंज टू आ जाता है आपके पास, लो इन्वेस्टमेंट एंड स्टैग्नेंट ग्रोथ है पाकिस्तान में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दीज चैलेंजेस, के करंट इकोनॉमिक चैलेंज क्या है, लो इन्वेस्टमेंट एंड स्टैग्नेंट ग्रोथ। प्राइवेट सेक्टर में आपने उनका रोल बताया, आपके पास अगर एम्प्लॉयमेंट आती है तो वो कहाँ से आती है, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में से, ग्रोथ आती है, जॉब क्रिएशन होती है। तो आप इसमें बताएंगे कि प्राइवेट सेक्टर का रोल तो इसमें है। तुझे पब्लिक क्यों देख रहा सेक्टर है? की बात तो मेरे को आएगी, क्यों देख रहा है? मासूम। या आप प्लीज म्यूट कर दें जो भी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर का इसमें रोल क्या होगा कि दे विल
enabling नहीं नहीं infrastructure, नहीं। which it can fund via sovereign means but often executes in a way. ठीक है, जैसे मुझे सी बैठ के पैक तब हो से गया, देखना यू है। टॉक अबाउट सी पैक, यू गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी ग्रिड्स। ठीक है। चैलेंज 3 आ गया आपके पास, सोशल प्रोटेक्शन एंड इक्विटी। इसको फिर आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे एंड देन यू विल गिव अ कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा कि हम ये बताएंगे कि नाइदर मॉडल अलोन इज सफिशिएंट और पाकिस्तान को दोनों की ही जरूरत है। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इसकी एक चलेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसका दूसरा 2024 में क्वेश्चन आया, सपोज यू आर द सीईओ ऑफ अ स्ट्रगलिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज इन पाकिस्तान, डिजाइन अ स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड प्लान बाय यूटिलाइजिंग रेलेवेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें ये है सिनेरियो बेस्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इट फोर्सेस द कैंडिडेट टू स्टेप इनटू अ रोल, डायग्नोज अ क्लासिक पाकिस्तानी प्रॉब्लम विच इज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज लॉसेस। एंड देन इसमें आप क्या करेंगे, आप स्वॉट पोर्टर के जो जेनेरिक स्ट्रेटजीज हैं, जो रीस्ट्रक्चरिंग हमने पढ़ा था, चेंज मैनेजमेंट पढ़ा था, हम उनको इसमें अप्लाई करेंगे, मतलब स्टेट ओन एंटरप्राइज के उन चैलेंजेस में। सही है। फिर आ जाता है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, ऑब्वियसली आएगा जरूर, या तो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है। तभी मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पे अलग से मैंने मेंशन किया है। ये इसका एक एनालिसिस है, ये इधर है। A buzzword tested not by definition but by its critical necessity in a specific context. सही है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में लाजमी आएंगे पेपर में। इन तीनों के लिए जो भी आप पाकिस्तान सेंट्रिक एग्जाम्पल्स आप गैदर कर सकते हैं, आप करें। तो बाकी इनके अलावा जो है, आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ सच टॉपिक्स। मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ कि जिनके मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे ना। तो आपने क्या करना है कि इनमें, ये जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, इनमें इन पे आपने रिसर्च करनी है। आपने इन पे रिसर्च करके और कुछ पाकिस्तान साइंटिफिक एग्जांपल्स आपने अपने पास रख देने हैं, लिख देने हैं, मेमोराइज करने हैं। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। क्रिटिकल टॉपिक्स एंड पाकिस्तान सेंट्रिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप क्या आ गया आपके पास पहले। इसमें क्या है, स्वॉट है, पैदल पोर्टर्स, जेनेरिक स्ट्रेटजी, ये जो भी है ना। ये आप म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ गई। ठीक है, इमर्जिंग पाकिस्तान एस्पेक्ट, इसमें क्या होगा, ये मैंने इसमें तीन चीजें ये मेंशन की हैं। या तो आएगा ऐसे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फॉर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, आई हैव ऑलरेडी मेंशनड दिस। तो उसमें क्या क्या आएगा, ये मैंने पूरी उसमें मेंशन किया है। उसमें पीआईए, स्टील मिल्स है, जो भी है ये एनर्जी ग्रिड्स वगैरह की जो भी चीजें हैं, वो आपने इनमें, यू शुड नो अबाउट दीज। ठीक है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फॉर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। फिर आपके पास आ जाता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ अ पाकिस्तानी इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया कि हमने एक क्वेश्चन अभी मेंशन किया था मैंने, जिसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री पे वो पोर्टर की जो फोर्सेस हैं, 5 फोर्सेस, वो अप्लाई करने के लिए कह रहा था। तो फिर यू शुड हैव एन आइडिया। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप इन पे, अगर, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप अभी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आपने करना ये है कि इन पे आपने थोड़ा रिसर्च हर एक टॉपिक पे करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन फिर आ जाता है तो फिर आप ब्लैंक नहीं होंगे। अच्छा, हाउ कैन यू एक्सेस दीज नोट्स, मेरा ख्याल है ये अपलोड हो जाएगा। अकेडमी जो है ना, वो इसको अपलोड कर लेगी, तो फिर आप उसमें से देख लीजिएगा। सही है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ अ पाकिस्तानी इंडस्ट्री। फिर है पब्लिक सेक्टर स्ट्रैटेजी, कि हमने फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है एफबीआई की एफिशिएंसी को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन जो है वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। मैं यही कहूंगी आपको, मैं रिपीट दोबारा से कह रही हूँ कि इनको आपने रफली थोड़ा आइडिया आपको सब चीज़ों के बारे में होना चाहिए। तो ये आ गया आपके पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सेकंड इसमें क्या आती है, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर।
सही है। अच्छा, अब लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है, इसमें ये वाली चीजें हैं, आपको पता होगा, मतलब आपने जाहिर है पढ़ा होगा। सही है, तो ये वाली चीजें हैं, उसमें कोर इसका ये है। इमर्जिंग पाकिस्तान एस्पेक्ट क्या है इसका? क्राइसिस लीडरशिप आपने बता दिया, आपने बताया नहीं, मतलब आपने ये रिसर्च करनी है इस चीज पे। जैसे अगर आता है क्वेश्चन अबाउट डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर आ गए, तो फिर हमने पाकिस्तान सिनेरियो में कैसे हम, मतलब उस लीडरशिप स्टाइल कैसे, कौन सा रिक्वायर्ड होगा, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो फिर कौन सा लीडरशिप स्टाइल हम यूज करेंगे। फिर आ जाता है आपके पास पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर लीडरशिप है, डायरेक्ट एंड रिपीटेड थीम, ये भी मैंने आपको मेंशन किया चीज ये, कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। सही है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डज लीडरशिप इन पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी ऑफन फेल टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है, द रोल ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे मेरिट कल्चर नहीं है, या जो भी है वो आपने फिर इसमें आ गया, इन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस। सही है, फिर आ जाता है आपके पास द थर्ड वन बीइंग मोटिवेशन थ्योरीज। पाकिस्तान एस्पेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, मोटिवेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक हार्डशिप, वो जो जो हमने अभी जो एग्जाम, जो क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया, इट्स अबाउट दैट। तो तभी फिर मैं कह रही हूँ कि ऐसे ही फिर आपको इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आपने कैसे लिखना है, कैसे उस आंसर को ड्राफ्ट करना है। देन इट्स ऑल अबाउट द मोटिवेटिंग द पब्लिक सर्वेंट, कि आपने क्या बताया कि इज्जत जो है, रिस्पेक्ट जो है, दैट्स अ स्ट्रॉन्गर मोटिवेटर देन अचीवमेंट। तो फिर आप कैसे उनको मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज को। अच्छा, एचआरएम की बात आ जाती है, तो फिर यहाँ पे मेरिट वर्सेस सिफारिश, वो भी मैंने, अगर यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको पता होगा कि मतलब जो सिफारिश वाला, जो भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, तो आप अगर वो एग्जैक्टली आपको ताकि इफेक्टिव मतलब परफॉर्मेंस जो है उनकी रिव्यू हो रही हो, जो भी हैं पब्लिक सर्वेंट्स की। स्किल गैप है नेशनल प्रोडक्टिविटी के, ऐसी कोई स्किल गैप है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, मतलब कैसे जो यंग पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो क्यों है? दैट्स बिकॉज ऑफ द स्किल गैप। तो ये आपने द रोल ऑफ एचआर इन ब्रिजिंग द गैप फॉर सी पैक एंड डिजिटल इकोनॉमी। सही है। ये मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस मेंशन कर रही हूँ जो लाइकली मतलब आएंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इमर्जिंग एक पाकिस्तानी का देख लिया हमने। एथिकल मार्केटिंग इन सेंसिटिव सेक्टर्स, जैसे बेबी फार्मूलाज को कैमरा का रोल है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, एंड lending services to the poor. And then you have digital marketing and e-commerce revolution. दराज फूड पैंडा के एग्जांपल्स हमने अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। सही है, challenges of digital payment, logistics and consumer trust, मार्केटिंग टू द बॉटम ऑफ द पैरामिड, लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स की अगर कोई मार्केटिंग हो रही है, इनके लिए हम क्या स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लाइकली तो आपके पास न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, और उनके जो भी परफॉर्मर्स हैं वो हमारी क्लास में हम लोग फॉर्मेट्स हैं, वो मैं होगा। इट विल बी अबाउट स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज की जो भी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, ठीक है, उस पर फिर हम रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग सोल्यूशंस हम बताएंगे फ्रॉम अ मैनेजरियल फाइनेंस व्यू पॉइंट। फिनटेक एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इजी पैसा, जैज कैश के एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े हैं क्लास में। ठीक है, ये डिजिटल सॉल्यूशंस जो हैं ये इमर्जिंग है अभी। तो ये मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस फॉर ट्रेडिशनल बैंक्स, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, तो फिर कैपिटल बजटिंग कैसे हमारी होगी, उस पर क्या उसका इफेक्ट होगा। तो ये तो वो डिस्काउंट रेट वगैरह जो है वो चेंज होते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उनकी सारी जो भी कैलकुलेशन है वो change हो जाती है। वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस आ जाते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। फिर है आपके पास चेंज मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये हमने सारे हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें।
इमर्जिंग इसमें एस्पेक्ट क्या है, रेजिस्टेंस टू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन पाकिस्तान, जैसे पीआईए की पोटेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग जो है, मतलब the examiner might talk about that and ऐसे कोई एग्जाम्स में मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो है चेंज मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ठीक है, स्पेशली सीएसआर एंड चेंज मैनेजमेंट एज वेल। या गया सीएसआर एज अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी के मूविंग बियॉन्ड चैरिटी टू स्ट्रेटेजिक सीएसआर लिंक टू बिजनेस ऑपरेशंस, जैसे नेस्ले की जो भी फार्मर ट्रेनिंग है, या एंग्रो के आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे हमने क्लास में मेंशन किए थे। तो एंग्रो के, नेस्ले की आप एग्जांपल्स दें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एंड हाउ आर दे, ईएसजी जो है, ईएसजी रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो चीज़ें जो हैं अब ज़्यादा फोर फ्रंट पे आ गई हैं। ठीक है, एसईसीपी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें क्या आ जाता है लिस्टेड कंपनीज के लिए, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात है तो जियो इकोनॉमिक्स है, एंड सीपैक, ये आपने उसमें पढ़ा होगा, लाजमी बात है ऐसे में, करंट अफेयर्स में। ठीक है, एंड देन यू विल टॉक अबाउट एक्सपोर्ट कंपैरेटिवनेस के विजन पोजिशनिंग है, कि हम अभी भी जो है टेक्सटाइल्स हैं लो वैल्यू में हम लोग स्टक हैं पाकिस्तान। ठीक है, एंड देन द रोल ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ब्रेन ड्रेन भी आ गया इसमें एज अ मैनेजमेंट इशू, कि हम इसको फिर करेक्ट कैसे कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज आते हैं, they are on to appear in some form, the future of work, जैसे रिमोट वर्क आ गया, एआई का इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी जॉब मार्केट्स, सस्टेनिटी रिस्क। लेकिन अभी क्या है कि अब उसने, एग्जामिनर ने मर्ज कर दिया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को करंट अफेयर्स के साथ, तो यू हैव एन आइडिया ऑफ पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। सही है। अच्छा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान पाकिस्तान, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में यू शुड हैव एन आइडिया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ फाउंडेशनल नॉलेज इनकी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आपके पास पेपर में, मतलब जो असल मैटर करता है वो आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती। आप चलो नॉलेज तो है, मतलब वो फाउंडेशनल जरूरी है, लेकिन एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। मतलब आपके लिए मैटर वो 3 आवर्स करते हैं, जिसमें ये आप जो एग्जामिनर जो है वो डिसाइड करेगा कि इसने कैसे परफॉर्म किया है, तो मैटर करता है वो 3 आवर्स, और कैसे आप उसमें परफॉर्म करते हैं। फॉर दिस यू हैव दिस 7 मिनट सेवियर, जिसमें यू वुड सेलेक्ट योर क्वेश्चंस एंड यू गोइंग टू ब्रेनस्टॉर्म कि आपने कौन से उसमें क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करने हैं एज पर, के मतलब आपको आपके पास किन क्वेश्चंस की नॉलेज ज़्यादा है, तो वो आपने एक यूज़ कर लिया। 7 मिनट्स में यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, और फिर उसका थोड़ी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दी कि आपके पास उन मार्क्स के हिसाब से इनफ नॉलेज है या नहीं है। सही है। फिर आगे आपके पास आइडियाज फ्रेमवर्क, यू हैव टू यूज दिस फॉर एवरी आंसर, जहाँ पे भी सिनेरियो हो, जहाँ पे भी कोई कॉन्टेक्चुअल रिक्वायरमेंट हो, आपने ये वाला आइडियाज फ्रेमवर्क यूज करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दिस इज लाइकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अच्छा, ये अजान हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, तो 7 मिनट्स में आपने सेलेक्ट करना है क्वेश्चन। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है उस पे कि आप कौन से उसमें आइडियाज जो हैं, एस्पेक्ट्स जो हैं वो मेंशन करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ दिस आइडियाज फ्रेमवर्क। तो ये इंट्रोडक्शन आ गया, डेफिनेशनल एंड डायरेक्टिव मैंने आपको बताया, थीसिस स्टेटमेंट जैसे होती है वैसे। डायग्राम आपने बना दिया। अब डायग्राम इसमें अगर बीसीजी मैट्रिक्स की कोई बात हो रही है, कोई एग्जामिनर में मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन जो है वो उससे रिलेटेड किया है, तो वो आप एग्जैक्ट बनाएंगे। मार्क्स हायरार्की है तो वो बनाएंगे। ठीक है। या अगर वैसे ही कोई पिक्टोरियल आपके पास एक फ्लो चार्ट आ जाती है तो फिर वो आप बना लेंगे इसमें। ठीक है, इट शोज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एक विजुअल रिलीफ भी मिल जाता है आपको भी और एग्जामिनर को भी। ठीक है, फिर आ जाता है क्या था, डायग्राम हो गया। फिर एक्सप्लेनेशन विद थ्योरी। इसमें आप क्या करेंगे, कोर थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है वो आपने कंसाइजली आपने उसमें बता दिया। अगर आप इसमें बुलेट पॉइंट्स या शॉर्ट पैराग्राफ भी यूज करते हैं तो वो भी सही हैं। बुलेट पॉइंट्स तो इनफैक्ट आपको यूज करने चाहिए विथ हेडिंग्स। आपने हेडिंग दे दी और फिर आप बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आप उनकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप बुलेट पॉइंट्स में लिख लेंगे। ठीक है, अगर ऐसी कोई की टर्म्स हैं जो आपको लगता है कि ये आपको कुछ एडिशनल मार्क्स मिल सकती हैं इन पे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उनको अंडरलाइन भी कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है इन चीज़ों में। सही है, तो ये प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करेगी इन चीज़ों में। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुलेट पॉइंट्स जो है वो आप यूज़ करेंगे। यू डोंट हैव टू नरेट द इंटायर हिस्ट्री के मार्लो ने ये किया, इसने हर्सबर्ग ने ये किया, टू द पॉइंट, बीइंग स्पेसिफिक टू द सिनेरियो जो एग्जामिनर ने आपको दिया है। फिर अच्छा, ये एक अच्छा इसमें आप करेंगे अप्लाई एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। ये है आपका 50% मार्क जोन, जो आपको मतलब मार्क्स दिलवाएगा, ये वाला स्टेप है। यू विल हैव टू अप्लाई द थ्योरी टू द क्वेश्चन स्पेसिफिक सिनेरियो, या जो भी पाकिस्तान में जो भी उनके पाकिस्तान सेंट्रिक एग्जांपल्स हैं वो आपने उसमें मेंशन करने हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस, आपने डिस्कस करने हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स। ठीक है, वाइट वर्क्स एंड वाइट डजंट वर्क, आपने कंपेयर करने हैं पर्सपेक्टिव्स को। सही है, सिंथेसिस कंक्लूजन में आपने एक फॉरवर्ड लुकिंग या क्रिटिकल इंसाइट दे दिया बाय समराइजिंग योर आर्गुमेंट। जो आपने उधर ऊपर मेंशन किया है आंसर, उसको आप समराइज करेंगे एंड यू विल ऑफर अ फॉरवर्ड लुकिंग और अ क्रिटिकल इंसाइट ऑफ दैट आंसर। सही है, ये आ गया आपके पास। फिर पेपर प्रेजेंटेशन, आपने मार्जिन्स छोड़नी है, आपने की टर्म्स को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। सही है, एक विजुअल अपील उसमें होनी चाहिए। अब कंटेम्प्रेरी इंटीग्रेशन जो मैंने इसमें लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगर आप उन आंसर्स में अगर आप ऐसे कोई कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स को मेंशन करते हैं ना, तो फिर वो आपको एग्जामिनर जो है वो एक एज दे देता है। वो कौन से टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, कि अगर कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना सिनेरियो बेस्ड, या जिसमें आपको सोच की और लिखना है, तो आपने इन चीज़ों के बारे में लाजमी लिखना है। क्या है उसमें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो हमने पहले ऊपर हम लोग मैंने मेंशन किए हैं। रिमोट वर्क है, एआई इन मैनेजमेंट एंड पोस्ट कोविड बिजनेस शिफ्ट्स। ठीक है, हम इसमें आप क्या करेंगे, एक रीसेंट एग्जांपल्स यूज करेंगे। पीआईए की रिसर्च स्ट्रक्चरिंग जो अटेम्प्ट्स है वो। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, तो अब अच्छा, इसके अलावा ये आगे विजुअल अपील आ गई कि मार्जिन्स छोड़नी है एंड मतलब आपने अच्छी हैंड राइटिंग लिखनी है, हाईलाइट करने हैं की टर्म्स को, अंडरलाइन करना है। प्रिसिशन ओवर वॉल्यूम, ये मैंने इसलिए इधर लिखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो कितने पेजेस का होना चाहिए। तो अगर नॉलेज जो है वो आपने उसमें ठीक तरीके से जो एग्जामिनर मांग रहा है उसने आपने उसमें आंसर में लिख लिया है, तो फिर अगर 8 पेजेस भी हो जाते हैं ना, तो फिर दे आर बेटर देन 10 पेजेस ऑफ अनरिलेटेड कंटेंट। ठीक है, तो आपने प्रिसिशन ओवर वॉल्यूम आपने देखनी है ये चीज, कि भले प्रिसाइज हो लेकिन इट हैज टू बी रेलेवेंट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी अगर आ जाती है तो उसको मैंने आपको बताया कि आपने उसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। टाइम मैनेजमेंट, आपने उसको टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा।
कि आपने कुछ जैसे 3 मिनट्स मैं रखती थी, 3 मिनट्स फॉर रिव्यूइंग योर आंसर, कि अगर उसमें कोई चेंजेस आपने करनी है तो फिर आप उसके हिसाब से वो चेंजेस जो हैं वो इन 3 मिनट्स में आप कर लें। अच्छा, फिर आ जाता है एमसीक्यू। एमसीक्यूज जो हैं वो आप कहाँ से पढ़ेंगे? एमसीक्यू जो हैं वो आपकी हैं, इजी मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स, मतलब इजी मार्क्स होते हैं वो आपको एक डेफिनेटली मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई हैव ऑल्सो कंपाइल्ड अ फाइल इसी एप्लीकेशन वाले मेथड से, जो भी हैं, जैसे कि रिसेंटली भी जो भी एमसीक्यूज आ रहे हैं वो भी ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। तो आई हैव कंपाइल्ड अ फाइल इसी एप्लीकेशन वाले मेथड से, तो गो थ्रू दैट इज वेल। उसके अलावा भी अगर आपने कोई एमसीक्यूज पढ़ने हैं, जैसे टाइम है आपके पास एंड यू आर विलिंग कि मैं एमसीक्यूज और भी पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, तो आपके पास जैसे रॉबिन्स है या इम्तियाज शाहिद की जो बुक है, उनके एंड पे आपके पास एक एमसीक्यू बैंक होता है, वो आप सॉल्व करें। ठीक है, तो एमसीक्यू जो हैं फिर ऐसे इजी मार्क्स आपको ये 20 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि चलो उसमें तो फिर थोड़ा सब्जेक्टिव है, जब आप लिखते हैं कि आपने उसको सिनेरियो पे अप्लाई किया है या नहीं किया, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो आपको मार्क्स देता है या नहीं देता। चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो न्यूमेरिकल हैं वो तो आपको, वो भी सॉलिड मार्क्स होती हैं, तो एमसीक्यू भी जो हैं वो भी आपकी सॉलिड मार्क्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको ना इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एमसीक्यूज पे, ताकि आपको इजी वो मार्क्स जो भी हैं वो मिल जाएं। सही है, तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन वन थिंग, कि यू हैव, मतलब मेमोराइजेशन पे सिर्फ आपने फोकस नहीं करना, आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको थॉटफुल होना है, आपने एक एज ए स्ट्रेटेजिस्ट आपने काम करना है, आपने आंसर्स जो भी हैं वो सिनेरियो पे अप्लाई करके आपने करनी है। पीएमएस का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, क्योंकि आई हैव, मुझे मतलब पीएमएस का नहीं पता, लेकिन इम्तियाज शाहिद की जो बुक है या रॉबिन्स है, ये तो मेरा ख्याल है ये आपके पीएमएस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वी आर डन विद दिस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाकी ये है कि आपको बस ये इस चीज़ पे फोकस रखना है अपना, कि अप्लाई करना है। सही है, आपने सिर्फ वो चीज़ें जो है ना उसमें जो भी सिनेरियोज हैं, अगर एग्जाम में आते हैं तो आपने बस उनको अप्लाई करना है ठीक तरीके से, you'll get the marks and you'll get good marks, अगर आप सही तरीके से उसको अप्लाई करते हैं और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंटेबल बना के आप उसको आंसर करते हैं। अगर आपके वो कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आप वो भले पूछ लें। अगर नहीं तो फिर वी आर डन विद दिस। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी। असल में ये काइंड ऑफ मेरी फर्स्ट क्लास है, जबकि अटेम्प्ट मेरा दूसरा है। तो अच्छा, ये जो भी एजुकेशनल मटेरियल है, तो मैं अभी इनरोल करके आपके कोर्स में ले सकता हूँ इसको? जी आप ले सकते हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में मतलब आप इनरोल करेंगे, एंड देन उसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वो फिर एक व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप बना हुआ है, आप उस पर पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, इसके लिए किसको कांटेक्ट करना होगा? ये इसको मैनेजमेंट को, पीबीआई। मैम ये रिकॉर्डेड कितने लेक्चर्स हैं आपके पूरे सेशन के? मेरे ख्याल है 7 7 8 हैं, लेकिन आई यूज टू कंडक्ट अ क्लास ऑफ 3 आवर्स, क्योंकि मेरे लिए फिर थोड़ा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, तो ऐसे ही है, 6 7 ऐसी क्लासेस हैं। ओके मैम, और मैम इसके साथ मटेरियल भी आप प्रोवाइड करते हैं हर टॉपिक के लिहाज से? जी, जो भी मतलब क्लासेस हुई हैं, जो भी लेक्चर्स हमारे कंडक्ट हुए हैं 3 आवर्स के, उनमें जो मैं जिस वर्ड फाइल के थ्रू मैं समझाती थी, वो पीडीएफ फाइल्स भी मैंने जीसीआर में वो अपलोड कर दी हैं फॉर माई स्टूडेंट्स। अच्छा मैम, एक ओवरव्यू आप दे देंगी कि आपने मटेरियल क्या क्या शेयर किया है, ब्रीफ सा, ताकि हमें आइडिया हो जाए। देखिए, आई कवर्ड द इंटायर सिलेबस, क्योंकि मुझे जाहिर है पूरा सिलेबस ही कवर करवाना था, तो जो भी उसमें सिलेबस है और कंटेम्प्रेरी जो भी टॉपिक्स हैं
वो सारे उसमें मतलब मैंने किए हैं, जो भी प्रोफोर्मास थे, फॉर्मेट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। मैंने आपको बताया मुझे ना पीएमएस का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आई बिलीव कि वो थोड़ा जाहिर है रिलेटेड ही होंगे, सीएसएस और ये पीएमएस। ओके मैम, लास्ट चीज काइंडली वो उसकी फी भी बता दीजिए। अच्छा, ये तो मतलब आप मैनेजमेंट से मतलब कांटेक्ट करेंगे ना, तो वो आपको बता देंगे एग्जैक्ट जो भी है ना। आप तो ऑलरेडी ओके मैम। इनरोल्ड होंगे इसमें टीबीआई में, तो यू नो कि क्या होती हैं चार्जेस वगैरह। हम नहीं, हम असल में सिर्फ एक करंट अफेयर्स के उसमें थे, तो हमें ये लिंक भी हमें व्हाट्सएप का एक जनरल ग्रुप है उसमें आया था, तो हमने जी इसलिए जी, इसको ओपन कम्युनिटी किया। में आया होगा ना। तो मेरा ख्याल है इट्स लाइक यू कैन टॉक टू द मैनेजमेंट। वो आपको पूरा फिर गाइड कर देंगे। मुझे नहीं पता कि इनके अलावा जो है क्या चार्जेस वो मतलब होती हैं उनकी। ये आप उनसे ही पूछ लें तो इट्स बेटर। इसके अलावा अगर आपने कुछ मुझसे पूछना है रिलेटेड टू माई कोर्स, तो आप वो पहले पूछें। कोई ऐसी कंफ्यूजन हो क्वेश्चन की, या आपको कुछ समझ ना आया हो इस क्लास में, इस वर्कशॉप में, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन था थोड़ा कोर्स से हटके था मैम। वो एक्चुअली मैं ना थोड़ी मैं कंफ्यूज थी। एग्जाम जो अभी 2026 का आ रहा है, तो मैम मैं इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? जी, आपने क्या पूछना है, मैं समझी नहीं। मैम मैंने ये कहा कि मैं ये क्लास से हटके पूछना चाह रही थी। एग्जाम जो अभी आ रहा है 2026 सीएसएस का, मैम उसके बारे में पूछना चाह रही थी आपसे। एक क्वेश्चन है मैम मेरा। जी जी, पूछें। मैम मैंने ये पूछना था कि एक्चुअली मैंने जो है वो सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है, तो रिवीजन जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी लैग कर रही है, क्योंकि टाइम इतना कम है। तो इसने प्रेशर के अंदर मैम थोड़ा पढ़ा भी, मतलब उस हिसाब से नहीं रिवीजन हो पा रही, क्योंकि एमसीक्यूज भी देखने होते हैं, बाकी चीज़ों को भी देखना होता है, बाकी सब्जेक्ट्स ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो जी मैम मुझे ये था कि मुझे क्या ये अटेम्प्ट स्किप कर देनी चाहिए, बिकॉज मेरी इतनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस भी नहीं है। ऑप्शनल और कंपलसरी की मेरी ऐसे प्रेसी की है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की जैसे मैम प्रॉपर मॉक्स दिए जाते हैं वैसी नहीं है, बिकॉज मैं टाइम ही नहीं मिला। मैंने 8-9 महीनों में मैम मिले मुझे, और उसमें मैंने सिलेबस कवर किया था। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने जो भी मॉक्स थे वो अटेम्प्ट करती हैं, आप मतलब अटेम्प्ट करती हैं। मैम मैं इस अभी मेरा सिलेबस जनवरी में ही खत्म हुआ है, तो मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ ना। नहीं मतलब आपने लिख कर उनसे वो जो भी आपके आंसर्स वगैरह हैं जो आपने मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं या अटेम्प्ट किए हैं, वो आपने इवेल्युएट करवाए हैं। मैम मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि फाइनल नहीं मॉक्स तो अटेम्प्ट फिर ना नहीं किए। आप ऐसा करें, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी आप ऐसा करें कि क्योंकि आपने तो एक फाउंडेशनल नॉलेज आपके पास है उन चीज़ों की जो भी आप मेंशन कर रही हैं ना, कि जो आपकी रिवीजन चल रही है। तो आप ऐसा जी करें कि मैम। आप मॉक्स अटेंड करें जो भी डिफरेंट एकेडमीज की आ रही हैं जो भी है। आप या मॉक्स अटेंड करें, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स है ना उनको आप अटेम्प्ट करें और वो आप इवेल्युएट करवाएं। अगर तो वो आपके पास हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप गो फॉर इट। मतलब आप अटेम्प्ट में अपीयर हो जाएं इस 26 वाले में। लेकिन अगर फिर जी नहीं मैम। होता तो फिर देखें, आपको सोचना पड़ेगा। जी मैम, वही मैं कह रही हूँ कि मैम एक ये रिस्की ही थोड़ा सा है, क्योंकि बिकॉज इतना ज्यादा सिलेबस में वो प्रेशर भी थोड़ा सा आया होता है उस चीजों को लेके। तो डेज भी कम है, तो फिर सारे सब्जेक्ट्स को देखना भी मैम, एक 2-3 रिवीजन तो देनी पड़ती हैं, फिर ही याद होता है ना। वो सही बात है, मैं वही कह रही हूँ ना कि आप ऐसा करें कि एक दो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, इवेल्युएट करवाएं। अगर वो पास हो जाते हैं तो दैट्स अ ग्रीन सिग्नल कि हाँ चलो मैं अपीयर हो जाती हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी मैम ठीक है, ठीक है। ऑल डिपेंड्स ऑन द इवेल्युएशन। अब मैं ऐसे तो ओके आपको मैम। नहीं बता सकती ना कि मतलब आपके वो पेपर जो है वो पास होंगे या नहीं होंगे। एंड आई ऑल्सो डोंट वांट कि आप इस अटेम्प्ट को जाया कर दें या आप ना अपीयर हो, इवन दो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। ओके मैम जी ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम दीजिए। मैम 2024 का जो पेपर था वो थोड़ा फाइनेंशियली मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ज़्यादा उसका पोर्शन आया हुआ था। इवन एमसीक्यूज भी थे वो बेस्ड ऑन। न्यूमेरिकल है जी। हाँ जी। तो जी और जो 2025 का पेपर था वो टोटली अप्लाइड था। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से था, और मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था एचआर वगैरह का। तो जी
इस लिहाज से 2026 के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? दो कि इट्स माय थर्ड अटेम्प्ट और मेरे 2025 में 73 मार्क्स हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इसको लेके परेशान हूँ। तो काइंडली आप गाइड कर देंगे स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए, किस देखें, चीज़ को ज़्यादा एक तो फोकस रखें या MCQs को? जो अभी हाँ मैंने जी। आपको बताया है ना क्वेश्चंस, ये इसमें ये जो इमर्जिंग पाकिस्तान सेंट्रिक एग्जांपल्स हैं, अगर ये ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करती हैं ना अपने पास, मतलब आपने एग्जांपल्स रख दिए, आपके पास उनकी कोई फाउंडेशनल नॉलेज है, तो फिर वहाँ पैनिक नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, एक तो ये आप करें कि एक इनके जो भी एग्जांपल्स हैं, कुछ फाउंडेशनल नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए आपके पास, जो भी पाकिस्तान सेंट्रिक एग्जांपल्स हैं। अब मुझे नहीं पता, मतलब दूसरे अगर जिनसे आपने पढ़ा है उन्होंने आपको एग्जांपल्स बताए या नहीं बताए, लेकिन पाकिस्तान सेंट्रिक एग्जांपल्स बहुत लाजमी है हर एस्पेक्ट के लिए, एटलीस्ट 2-3 आपने मेमोराइज कर लेने हैं। ठीक है, एक तो ये आपने करना है। दूसरा ये कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो प्रोफोर्मास हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो आपने लाजमी याद करने हैं, और वो आपने डिफरेंट सिनेरियोज में अप्लाई करके उनको याद करना है। जैसे मुझे याद नहीं आ रहा अभी रिसेंटली, मतलब मेरी जो लास्ट क्लास मैंने कंडक्ट की थी वो थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट था। आखिरी वाला जो अभी मेरा ख्याल है 24 वाला एग्जाम है, तो उसमें वो बिल्कुल अनरिलेटेड था वो न्यूमेरिकल ही, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आया ही नहीं था। तो फिर इसमें आपने करना ये है कि आपने जो भी उनके प्रोफोर्मास हैं, फॉर्मेट्स हैं, उनके फॉर्मूलाज हैं, वो आपने हर एक सिनेरियो के याद करने हैं। अगर तो फॉर्मूलाज आपको याद हो जाते हैं तो फिर आपने क्या करना होगा, सिर्फ एग्जाम में अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है, आपने करना ये है कि सिर्फ उसमें वो फॉर्मूला पुट करना है और आपने कैलकुलेट करना है। सही है, ये मैम मैं आपको कैपिटल न्यूमेरिकल का बता रही हूँ, वाला बाकी क्वेश्चन था। थ्योरी का मैंने आपको बताया है। हाँ जी, वो कैपम वाला क्वेश्चन था। जी, CAPM वाला, कैपिटल हाँ एसेट जी। प्राइसिंग मेथड। हाँ, उसके उन्होंने कंडीशनल 4 पार्ट्स थे उसके, और उसके हवाले से पूछा हुआ था अगर ये कम हो जाए तो ये क्या, इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ऐसे। एग्जैक्टली तो उसका ना एक अलग से उसका फॉर्मेट है, उसका फॉर्मूला है। तो वो क्योंकि बच्चों को जाहिर है आउट ऑफ नोवेयर अगर वो चीज़ आ जाती है एग्जाम में, तो फिर वो जो फार्मूलाज हैं वो तो फिर याद नहीं होते ना उस वक्त। लेकिन तभी मैं कह रही हूँ कि जो भी फार्मूलाज हैं, प्रोफोर्मास हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो आपने रख लेने हैं फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। जी, कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। जी, डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अप्लाई ये ना अपलोड हो जाएगा सारी। इसके अलावा अगर किसी ने कुछ पूछना है। एक्सक्यूज मी मैम। साइंटिफिक। जी। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने जो है सीपी के बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, मतलब टीपीआई के सारे लेक्चर्स लिए हैं, सब कुछ किया है। ऑलमोस्ट मैंने 2024 में अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी और उसमें ऐसे फेल हो गया था। ऐसे अच्छा। भी काम किया है लेकिन स्टिल आई एम गेटिंग 35। तो मुझे वो जो फियर ऑफ ऐसे है वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे लास्ट 20 डेज में मेरी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। लाइक कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा और ऐसा लग रहा है कि वो फेलियर जो है वो परमानेंट है और वो होने वाला है। इवन इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा वो फ़ियर है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा। आप इसके लिए काइंडली कुछ गाइड कर सकती हैं? देखिए, ये तो डेफिनेटली होगा। अ, मतलब ये लाजमी बात है कि ये चीज़ तो होगी, क्योंकि जाहिर है एक दफ़ा अगर आपने देखा है, जैसे आप कह रही हैं दिस इज़ योर सेकंड अटेम्प्ट, तो जाहिर है फिर आपको एक फियर होगा कि हाँ हो सकता है इस बार भी हो जाए, लेकिन कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। और क्योंकि काम करने से ही होगा, ये आप सोचे ही नहीं, आपने बस करना ये है कि आपने यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, यू हैव टू कीप ऑन अटेम्प्टिंग योर एसेज एंड ट्रेसिस। आपने, मैं ऐसे और ट्रेसी का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मेरा जो है एग्जाम, वो मैं आई लॉस्ट इन एग्रीगेट, तो मेरे ऐसे प्रेसी सारे पास थे लेकिन आई लॉस्ट इन एग्रीगेट। तो जो भी आपने करना, मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि मैं सुबह में उठ के पहले ऐसे और एक प्रेसी अटेम्प्ट करती थी। ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करें, लिखें, मतलब सही है, सिर्फ आपने नॉलेज जो है वो गैदर नहीं करनी, आपने उनको लिखना है। आप उनको लिखें, आप फिर उनको इवेल्युएट करवाएं। सही है, ये नहीं करना कि आप वो जो नॉलेज आपके पास है यू कीप ऑन रिवाइजिंग इट, कि नहीं ये ठीक है। आपने बार बार जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगी, मॉक्स जो हैं उनमें अब आप अपियर होंगी,
तो आपका ये जो फियर है ना, ये आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको वहां से ग्रीन सिग्नल एक मिल जाता है जब आप उन मॉक्स में अपीयर होती हैं और आपको 40+ मार्क्स मिल जाती हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। सही है। बाकी मॉक्स अटेम्प्ट करें, जो भी है क्वेश्चंस है वो डिफरेंट तरीकों के, डिफरेंट कंटेम्प्रेरी जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो आप अटेम्प्ट करें, लेकिन लिखें। यस मैम, थैंक यू। ये जो है ना, ये जो फाइल का आप कह रही हैं, ये अपलोड जो है वो एकेडमी करेंगी। तो मुझे नहीं पता वो कब अस्सलाम करेंगे, लेकिन वो अपलोड हो जाएगी, ये जो फाइल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। लास्ट ईयर ये 2025 में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आया था जिसमें MACRS डेप्रिसिएशन रेट इस तरह का कुछ था कि वो फाइंड करना था। तो आप मुझे बता सकती हैं काइंडली कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, कि किस टाइप का है? ये अगर मतलब मैंने जो अपने लेक्चर में जो अपने स्टूडेंट्स को बताया था, वो जो भी पास्ट पेपर्स है ना, वो आपने यस। ऐसा करना है कि आपने पास्ट पेपर्स की जो भी फॉर्मूलाज है, मैं अभी ये चीज़ मेंशन कर चुकी हूँ। आपने जो भी इनके फॉर्मूलाज हैं, मैं तो ACC, आई एम एन ACC एफिलिएट, तो मुझे पता है कि उनके क्या फॉर्मूलाज वगैरह हैं, उनके क्या फॉर्मेट्स हैं, प्रोफॉर्मास हैं, जो आपने मेमोराइज करने हैं। वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे तो फिर ऑल ऑफ दिस बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि ये सॉलिड मार्क्स हैं। सिर्फ फॉर्मूला में पुट करेंगे वो चीज़ जो है, वो नॉलेज जो डेटा है, और आपके पास कैलकुलेटर होगा, एंड यूल गेट अ डेफिनेट आंसर, मतलब एक सॉलिड मार्क्स आपको मिल जाएंगे उनकी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, तो अब इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम यहीं पे इसको। जी, मैं मॉक्स जो हैं, अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो फिर मैं जाहिर है कंडक्ट करूंगी, एंड आई गिव अ डेट फॉर इट। ठीक है, चलें, सिंस यू हैव गॉट नो अदर क्वेश्चंस, हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज।